चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर में, आज ही चैप्टर आई थिंक इट शुड बी कंप्लीटेड हो जाना चाहिए पूरा। ओके, तो हम लोग अभी देख लेते हैं फिलहाल। ओके, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, लेट्स सी। प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो दूसरे कोलाइड्स होते हैं, जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, उनको प्रेसिपिटेशन से रोकने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम इसका प्रोटेक्टिव नेचर कहते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक बात समझते हैं कि अपन अगर हमारे पास एक लायोफिलिक कोलाइड है और एक लायोफोबिक कोलाइड है, तो उन दोनों में से किसका प्रेसिपिटेशन इजी है, ठीक है, और किसका प्रेसिपिटेशन डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उसके बेस पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसको लायोफोबिक को किस तरह से रोका जाए प्रेसिपिटेशन से। लेट्स सी, देखिए अगर मैं बात करता हूं प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। ओके, तो लायोफोबिक कोलाइड हम उनको कहते हैं विच डू नॉट हैव एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम। ऐसे कोलाइड पार्टिकल्स जिनका डिस्पर्शन मीडियम के लिए एफिनिटी नहीं होगी, उन्हें हम लायोफोबिक कोलाइड कहेंगे। ठीक है, अब लायोफोबिक कोलाइड के अंदर अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं, सपोज आई ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट इन लायोफोबिक कोलाइड, तो क्या होगा। अब हमें पता है, सपोज हमारे पास ये लायोफोबिक कोलाइड है एंड इट हैज सम चार्ज ऑन इट। इसके ऊपर जो चार्ज है वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। ठीक है, एक्सपोज्ड है। सो एज सुन एज आई एड सम इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो जो काउंटर आयन है, इसके जस्ट अपोजिट आयंस हैं, वो क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल कर सकते हैं, इसका जो चार्ज है उसको हटा सकते हैं। तो उसके बाद में अभी तो ये चार्ज पार्टिकल है फिलहाल, राइट नाउ इट इज चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, बट जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, इट विल बिकम न्यूट्रल पार्टिकल या पार्टिकल विदाउट चार्ज। ठीक है, तो इस तरह के जो बहुत सारे पार्टिकल हैं जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, हमें पता है कि पार्टिकल्स व्हाई दे वर अवे फ्रॉम ईच अदर इन कोलाइडल सॉल्यूशन, बिकॉज हैविंग सेम चार्ज। ठीक है, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम चार्ज, एंड व्हेन देयर द चार्ज विल बी रिमूव्ड and there will be no charge on them, so whenever they strike to each other, जब एक दूसरे से टकराएंगे, they will accumulate, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे ना, क्लस्टर बना लेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को आप प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन कहते हैं कि यहां पर इसका कोगुलेशन हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि लायोफोबिक कोलाइड का जो कोगुलेशन है इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, अपन आसानी से करा सकते हैं। बट जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उनका कोगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि व्हाई कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स आर डिफिकल्ट देन लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। तो अगर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, अब हम जरा लायोफिलिक कोलाइड के प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड में अगर आप देखें, सपोज वी हैव दिस कोलाइडल पार्टिकल हैविंग सम चार्ज ऑन इट, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, हमने कहा था कि लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं उनका सॉल्वेशन होता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में है, डिस्पर्शन मीडियम में है, तो जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल हैं वो उनका सॉल्वेशन कर देते हैं एंड दे फॉर्म अ लेयर ऑन देम, उनके ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल हैं। वी कैन कंसीडर दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा डालेंगे तो हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, बट व्हेन यू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपके पास सॉल्वेशन लेयर है, यहां पर जो सॉल्वेशन हो रखा है, आप कह सकते हैं लेयर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो यहां डिस्पर्शन मीडियम की एक लेयर इसके ऊपर है जिसको हम कह रहे हैं कि इसका सॉल्वेशन है। ठीक है, सॉल्वेशन हो रखा है, सॉल्वेंट जो है उसको चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है।
तो इजीली इसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा जब तक आप इसमें इस सॉल्वेंट वाली लेयर को या डिस्पर्शन मीडियम की लेयर को रिमूव नहीं कर देते। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, एक्चुअली हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से पहले वी ऐड सम एसीटोन इनटू इट। एसीटोन और अल्कोहल, इन दोनों में से कोई भी एक चीज ऐड कर देते हैं। तो जब आप एसीटोन या अल्कोहल को इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, इसका डिहाइड्रेशन कर देता है। अगर वाटर सॉल्वेंट है वहां पर या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तो एक्चुअली क्या होगा, मोस्टली वाटर के केस में बता रहा हूं मैं, तो ये क्या करेगा, ऊपर की जो लेयर है इसका जिसका सॉल्वेशन हो रखा है उसको रिमूव कर देगा। और जब ये रिमूव हो गई है लेयर, देन व्हाट विल हैपन, इनके ऊपर जो चार्ज है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ द चार्ज इज एक्सपोज्ड। अब ये इजिली इसको आप क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन करा सकते हैं। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, नाउ इफ यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट, तो ये अपना चार्ज जो है उसको लूज कर देगा। इट विल लूज इट्स चार्ज, और चार्ज को लूज करने के बाद व्हेन दे विल इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सो इट मींस दैट प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो पूछा जाता है कि लायोफिलिक कोलाइड का प्रेसिपिटेशन डिफिकल्ट क्यों होता है। तो हम उसको डायग्रामेटिकली भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, अब इसके अलावा लायोफिलिक कोलाइड के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि लायोफिलिक कोलाइड में जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि चारों तरफ से सराउंड कर लेता है उसको। तो सिमिलरली जो लायोफिलिक कोलाइड है, अगर इसको हम लायोफोबिक कोलाइड में ऐड कर दें तो लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं किस तरह से। तो अब अपन अपने इसी टॉपिक पर आ जाते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, कि लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्टिव एक्शन किस तरह से होता है। लेट्स सी, सपोज वी हैव दिस लायोफोबिक कोलाइड। हमारे पास ये लायोफोबिक कोलाइड है, एंड राइट नाउ वी नो दैट अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो इट विल इजिली बी प्रेसिपिटेटेड, बहुत आसानी से इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब व्हाट आई हैव टू डू इट, आई हैव टू मेक दिस टास्क डिफिकल्ट, इसको थोड़ा मुश्किल बनाना है कि इसका प्रेसिपिटेशन आसानी से नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी विल एडिंग सम लायोफिलिक कोलाइड। इसमें थोड़ा सा आप लायोफिलिक कोलाइड जो है उसको ऐड कर दें। अब उसको ऐड करने पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सपोज वी हैव दिस लायोफोबिक कोलाइड और आपने इसमें लायोफिलिक कोलाइड को ऐड कर दिया है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो लायोफिलिक कोलाइड है इट विल फॉर्म अ लेयर ऑन इट। जो लायोफिलिक कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं दे विल फॉर्म अ लेयर ऑन इट। ठीक है, और अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। तो यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जो आउटर लेयर यहां पर सॉल्वेशन की या फिर लायोफिलिक कोलाइड की बन गई है वो उसको प्रोटेक्ट करती रहेगी। तो ये जो एक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम बीइंग प्रेसिपिटेटेड, तो उस एक्शन को ही आप क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन। और ये जो कोलाइड है अभी लायोफिलिक कोलाइड, इसको आप बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड कह रहे हैं अपन। ठीक है, यहां लायोफिलिक कोलाइड जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड है, और ये जो नीचे आपके पास लायोफोबिक है ये प्रोटेक्टेड कोलाइड है, इसका प्रोटेक्शन हो गई है, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक टर्म आती है, एक्चुअली ये अपना हमारे सिलेबस में नहीं है इसमें एनसीईआरटी के अंदर, बट कंपटीशन में कई बार पूछ ली जाती है। एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर, इसको ध्यान रखें, गोल्ड नंबर। एक्चुअली गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर ये बताता है कि जो हमारे पास में लायोफिलिक कोलाइड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ध्यान रखना, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ बोल सकते हैं आप, प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। अगर आपको लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ देखनी है कि वो कितना प्रोटेक्शन कर सकता है,
सो इट्स स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर से फाइंड कर सकते हैं। अभी आप ये ध्यान रखें गोल्ड नंबर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो हमारे पास में गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उस गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर प्रेसिपिटेशन से रोकने के लिए मैं उसमें लायोफिलिक कोलाइड मिलाता हूं, क्योंकि गोल्ड सोल जो होता है बेटा ध्यान रखना वो लायोफोबिक है, तो उसका प्रेसिपिटेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसको ये समझ सकते हैं, सपोज वी हैव गोल्ड पार्टिकल इन गोल्ड सोल, ये गोल्ड के पार्टिकल हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसके प्रोटेक्शन, गोल्ड सोल सॉलिड नहीं होता बेटा, उसका सॉलिड तो सोल होगा ही नहीं ना, गोल्ड सोल जो होगा वो लिक्विड के अंदर गोल्ड के पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे, उसे आप गोल्ड सोल बोलेंगे। गोल्ड सॉलिड होता है बट गोल्ड सोल इज नॉट सॉलिड, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये एक लायोफोबिक कोलाइड है। अब इस लायोफोबिक कोलाइड का मुझे क्या करना है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड को ऐड करूंगा। तो जो मैं इसमें लायोफिलिक कोलाइड ऐड करूंगा वो क्या करेगा, गोल्ड के पार्टिकल को सराउंड कर लेगा इस तरह से, ठीक है। और ये गोल्ड के पार्टिकल को इसने सराउंड कर लिया, तो जब तक ये गोल्ड के पार्टिकल को सराउंड करेगा तो ये पार्टिकल आपस में कोगुलेशन नहीं करेंगे, इनका चार्ज भी रिमूव नहीं होगा और कोगुलेशन भी नहीं होगा। तो आप समझ लो गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर इज द क्वांटिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, जो आपने लायोफिलिक कोलाइड की क्वांटिटी इसमें ऐड की है, जो कि उसका इलेक्ट्रोलाइट से प्रेसिपिटेशन को रोक देता है, ठीक है, उसे हम गोल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब ये गोल्ड नंबर जितना कम होगा, ध्यान रखना, गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी दैट मीन्स आपने उतना कम लायोफिलिक कोलाइड ऐड किया है और उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। तो आप यहां ध्यान रखना, प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान रखना, जितनी छोटी वैल्यू होगी गोल्ड नंबर की दैट मीन्स उतना कम अमाउंट काम में आ रहा है प्रोटेक्शन के लिए, और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर जो है, प्रोटेक्टिव पावर, वो उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये गोल्ड नंबर टर्म होती है विच इज नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक बट इट इज गिवन इन मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो वहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, लेट्स मूव अहेड, इसको रफ कर दें। So this is the protective action of कोलाइड, ये कोलाइड का प्रोटेक्टिव एक्शन हो गया। इसके बाद एक टर्म आती है दैट इज इमल्शन। इमल्शन देखते हैं किसे कह रहे हैं, इमल्शन। व्हाट इज इमल्शन, इमल्शन क्या है? देखिए इमल्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड पार्टिकल का लिक्विड में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसे आप इमल्शन कह रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्शन medium and dispersed phase both are liquid, अगर दोनों ही लिक्विड हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, इमल्शन कहते हैं। नाउ इमल्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इमल्शन को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, इमल्शन ऐसे लिक्विड के बीच में बनता है जो आपस में मिसिबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने अल्कोहल में वाटर को ऐड कर दिया और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि दे आर मिसिबल, दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर, तो दे शुड नॉट बी सॉल्युबल इन ईच अदर, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, उनका आप इमल्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इमल्शन की, इमल्शन। तो इमल्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इसको दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। वन इज वाटर इन ऑयल, एंड सेकेंड इज ऑयल इन वाटर, और हमें पता है कि ऑयल और वाटर आपस में इमल्शन मतलब मिसिबल नहीं होते हैं, तो आप इसको वाटर इन ऑयल को WO टाइप भी कहते हैं, इमल्शन है, ठीक है, और ऑयल इन वाटर इट कैन बी कॉल्ड OW टाइप इमल्शन, इसे OW टाइप इमल्शन भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पर आप इसको ये समझ सकते हैं, सपोज वी हैव अ कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर वी हैव ऑयल, इसमें आपके पास ऑयल है, ठीक है, इन दिस कंटेनर,
एंड द वाटर ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड इन इट, और इसमें वाटर की ड्रॉप सस्पेंडेड है। ठीक है, तो इस तरह का जो इमल्शन होगा, दिस इज वाटर H2O. So this type of solution is called, या emulsion is called WO type of emulsion. और इसका अपोजिट अगर आप लेते हैं, सपोज आपके पास यहाँ पर वाटर है कंटेनर में, एंड इन दिस वाटर यू हैव पार्टिकल्स ऑफ ऑयल, ये ऑयल के पार्टिकल हैं, तो यहाँ हमने चेंज कर दिया है, राइट नाउ दिस इज वाटर और दिस इज ऑयल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसे आप OW टाइप इमल्शन कहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है इसमें, वेन एवर यू एड वाटर इनटू ऑयल या ऑयल इनटू वाटर, दे फॉर्म डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो इमल्शन कैसे बनेगा, तो आफ्टर मिक्सिंग देम ईच अदर यू हैव टू शेक इट प्रॉपर्ली, उसको अच्छी तरह से शेक कर देते हैं, अच्छी तरह से हिलाते हैं। शेक करने के बाद क्या होगा कि दे विल, द पार्टिकल ऑफ ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल विल फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनटू द लिक्विड, तो उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। अब वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके अंदर सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्टेबिलिटी नहीं रखती हैं। आफ्टर सम टाइम ऑल द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और ऑल द ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल अगेन फॉर्म अ लेयर, फिर वापस से लेयर बना लेंगी। तो अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा जो कि इन पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करें तो उनको आपस में कोगुलेट नहीं होने दे, या उनको मिला करके वापस से लेयर नहीं बनाने दे। इसके लिए जो हम बाहर से कोई सब्सटेंस यूज में लेते हैं उसे आप बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर। एक टर्म होती है इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ध्यान रखना, इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ये वो सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। ठीक है, ये थर्ड सब्सटेंस है विच इज एडेड इन इमल्शन टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये इमल्सिफाइंग एजेंट करता क्या है, ये बिल्कुल लायोफिलिक कोलाइड की तरह काम करता है, जैसे प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा था सेम उसी तरह से। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन छोटा सा, सपोज हमारे पास में एक सेकेंड है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पर। यस, सपोज हमारे पास OW टाइप इमल्शन है। ठीक है, OW टाइप इमल्शन का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास में मिल्क हो सकता है, वेनिशिंग क्रीम हो सकता है। ठीक है, OW टाइप दिस इज, सो मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम जो है दे इट कैन बी एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क में क्या होता है, हमें पता है जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो तो ऑयल का काम कर रहे हैं, और फैट के पार्टिकल्स कहां सस्पेंडेड है, वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ऑयल इन वाटर टाइप मिल्क जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब मुझे क्या करना है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, इसके लिए मुझे इमल्सिफाइंग एजेंट काम में लेना है। तो यानी मैं मिल्क में या वेनिशिंग क्रीम के अंदर कौन सा ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दूं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे। तो इसके लिए हमारे पास में जो काम में आते हैं, जैसे एक तो प्रोटीन आप यूज में ले सकते हैं, प्रोटीन, गम यूज में ले सकते हैं, ठीक है, और सोप यूज में सोप यूज में ले सकते हैं। तो एक्चुअली ये चीजें क्या करते हैं, ये ठीक है, ये क्या करेंगे, इनके ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन कर देंगे, इन पार्टिकल्स के ऊपर एक लेयर बना देंगे, और लेयर बनाने के बाद में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आएंगे भी तो एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, इंटरमिक्स नहीं होंगे और लेयर की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसका तो बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने उसमें देखा है, जैसे जो वॉशिंग ऑफ क्लोथ के अंदर आप देखते हैं कि जो ऑयल या ग्रीस को रिमूव करते हैं सोप अप्लाई करके, तो उस समय यही प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑयल है, सपोज जैसे जब आप किसी क्लोथ के ऊपर ऑयल ड्रॉप है उसको वॉश कर रहे हैं क्लोथ से, तो उस समय हमें पता है जो सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो इस तरह से इसके ऊपर चारों तरफ क्या हो जाते हैं, तो इस तरह से एक लेयर बना देते हैं, लाइक दिस, पेनिट्रेट होकर के जो सोडियम स्टीरेट के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से इसके ऊपर पेनिट्रेट होकर के क्या बना लेंगे, चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेंगे, जिसे हम मीसेल कहते हैं। तो मीसेल बनने से क्या होता है, ये पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, लेयर नहीं बनाते। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां पर हो रहा है कि जब आप इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे तो वो मिल्क या मिल्क के जो फैट पार्टिकल्स हैं
या वेनिशिंग क्रीम के जो पार्टिकल्स हैं, जो ऑयली पार्टिकल्स हैं, उनके चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे, इसलिए वो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आता है हमारे पास WO टाइप। अब WO टाइप का अगर अपन एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास में यहां पर एग्जांपल में आएगा, यस यस वी हैव बटर, कोल्ड क्रीम, ठीक है, एंड कॉड लीवर ऑयल। तो बटर इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, और कॉड लीवर ऑयल इसका एग्जांपल हो सकता है, एंड और भी इसके अलावा एग्जांपल हो सकते हैं अपने पास, यस कोल्ड क्रीम इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये यहां पर अगर आप इसको देखते हैं तो आप एक बार इसमें इमेजिन करें, आपने बटर देखा है, कोल्ड क्रीम देखी है, तो कोल्ड क्रीम जो है उसमें आप देखो जो हमारे पास फैट या ऑयली जो पार्टिकल है या ऑयल जो है उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर अगर आप वाटर देखें तो वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं इन सब के अंदर बटर वगैरह इन सब के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, तो वो तो क्या काम करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम का काम करेंगे, सॉरी डिस्पर्स फेज का काम करेंगे, और जो लार्ज क्वांटिटी में आपके पास ऑयल है वो डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा। अब इसकी अगर आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो इसके अंदर भी आपको इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, और इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट की फॉर्म में जो चीज आप ऐड करते हैं वाटर इन ऑयल में, दैट इज हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। एक तो आता है हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, जो फैटी एसिड्स होते हैं जिनका मतलब नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन दैट हाइड्रोकार्बन, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, लेकिन वहां पर आपके पास में मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल के सॉल्ट्स होते हैं, वो उनमें मेटल भी होगा, हाइड्रोकार्बन चेन भी होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। एक तो ये हो सकता है इसके अंदर। दूसरा जो है हमारे पास में हो सकता है लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, जो हैवी एल्कोहल होते हैं वो भी इसके लिए काम में आ सकते हैं। इसके अलावा एक आता है लैंप ब्लैक को भी आप काम में ले सकते हैं। लैंप ब्लैक क्या होता है, जैसे जब आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो आप देखते हैं उसमें जो धुआं, जो स्मोक इकट्ठा हो रहा है, तो स्मोक जो इकट्ठा हो रहा है वो स्मोक जो है वो लैंप ब्लैक है। उसको भी अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो वो भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, उनको कोगुलेशन को रोकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इमल्शन दो तरह के हो सकते हैं, और इमल्शन को अगर आप स्टेबल बनाना चाहते हैं उसके लिए आप इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। दोनों के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बस इमल्सिफाइंग एजेंट जब हम ऐड करते हैं तो बस उसका फंक्शन ये है कि वो एक लेयर बना देता है उसके ऊपर, जिससे उसकी प्रोटेक्शन होती रहती है और वो कोगुलेट नहीं होते। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो तरह का इमल्शन है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। अब अगर आप इसमें क्या करते हैं, कोई एक चीज ऐड कर देते हैं, जैसे आपने डिस्पर्शन मीडियम को बढ़ा दिया या डिस्पर्स फेज को बढ़ा दिया, तो क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यू हैव ऑयल इन वाटर, ठीक है, इस तरह का आपके पास इमल्शन है। अब इसमें दो चीजें पॉसिबल है, हो सकता है मैं इसके अंदर एडिंग वाटर, मैं वाटर को ऐड करूं, ठीक है। दूसरा हो सकता है मैं इसमें एडिंग ऑयल को ऐड करूं, तो क्या दोनों का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो सेम रहेगा? नहीं। क्या होगा कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप डिस्पर्शन मीडियम को ऐड करते हैं तो वो हमेशा उसका डाइल्यूशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज को ऐड कर दिया है तो क्या होगा, डिफरेंट लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी उस कंडीशन में। जैसे यहां पर अभी मैंने कहा आप वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास वाटर क्या है, यहां पर वाटर आपके पास में मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है। तो अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स आप डिस्पर्शन मीडियम की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ इमल्शन हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूट हो जाएगा, उसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ऑयल की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें ऑयल को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स डिस्पर्स्ड फेज को आप ऐड कर रहे हैं, तो ध्यान रखना टू सेपरेट लेयर ऑफ वाटर एंड ऑयल विल बी फॉर्म्ड। तो ध्यान रखना दो अलग अलग लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी उस कंडीशन के अंदर।
ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इन दोनों में डाइल्यूशन, इसी तरह से सेम उसमें भी आ जाएगा। अगर आप एग्जांपल लेते हैं वाटर इन ऑयल का, ठीक है, वाटर इन ऑयल, तो यहां पर अगर मैं ऑयल को ऐड करता हूं, ठीक है, जो कि डिस्पर्शन मीडियम है, तो डाइल्यूशन होगा। और अगर वाटर को ऐड करता हूं तो इट विल फॉर्म डिफरेंट लेयर्स, तो वो जो है वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, लेट मी रिमूव इट, इसको रफ कर दें अपन। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसके फंक्शंस है, सॉरी प्रॉपर्टीज है। इमल्शन की प्रॉपर्टीज जो है सेम उसी तरह से हैं जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में देखी थी। जैसे हमने देखा था कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करता था, इमल्शन भी ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। इट शोज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज वेल, इट शोज द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को भी शो करता है। दैट मीन्स वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको यहां पर देखने में मिलेंगी। इसके अलावा इमल्शन के कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं कि इमल्शन जो है कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ के अंदर यूज में लेते हैं। तो एक तो मेडिसिन आप देख सकते हैं, मेडिसिन के अंदर हम इमल्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इनडाइजेशन के लिए या एसिडिटी के लिए यूज में लेते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। इसके अलावा जो सिरप्स आते हैं मोस्टली, दे आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, वो इमल्शन के एग्जाम्पल है। सिल्वर सोल आता है जो आई लोशन की फॉर्म में आता है, वो भी क्या है हमारे पास में इमल्शन है। फूड आर्टिकल्स के अंदर भी आपको इमल्शन देखने को मिलेगा, बटर है, मिल्क है, ठीक है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूस है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। ठीक है, तो इस तरह से इमल्शन के बहुत सारे आपको डे टू डे लाइफ के अंदर यूजेस मिलेंगे। अब इसमें आगे एक बात और कर रहा था मैं एक्चुअली, थोड़ा सा लास्ट आपका इनकी एप्लीकेशंस बची हुई है जो 10 to 15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, कल हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब मैंने अभी टाइम देखा मैंने कहा हाफ आवर ही हुआ है कैसे। हाँ चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन इमल्शन तो अपन ने देख लिया कि कहाँ कहाँ यूज में आ रहा है। अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, यहां से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, ठीक है, कोलाइड की एप्लीकेशन, कोलाइड कहाँ कहाँ यूज में आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला अगर अपन देखते हैं यूज, दैट इज आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं। देखो, वी नो दैट क्लाउड्स आर आल्सो इन फॉर्म ऑफ कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड जो आपके पास क्लाउड्स है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। एक्चुअली वहां पर क्या है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं क्लाउड के अंदर, वो एयर में सस्पेंडेड होती हैं। तो ध्यान रखना, वाटर का एयर में कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, तो इसे अपन एरोसोल भी कहते हैं। लेकिन जैसा हमने अभी बताया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे हैव सम चार्ज इन देम, उनमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि सब क्लाउड का चार्ज सेम होता है, अपोजिट चार्ज भी हो सकता है। और यही रीजन है कि जब क्लाउड्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, लाइटनिंग होती है। so that is the example of when they come in contact with each other, the opposite charge particle। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेन की। आर्टिफिशियल रेन कैसे कराई जाती है भाई? नेचुरल रेन तो हमें पता है कि जब कंडेंसेशन होता है, टेम्परेचर कम होता है या फिर कोई बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाता है, तो जो क्लाउड्स है उनके जो पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के हैवी ड्रॉप्स बनाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है कि अगर मान लीजिए क्लाउड पर कोई चार्ज है और अगर उन क्लाउड के ऊपर जाकर के आप वहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमें पता है उसमें भी हमारे पास आयन्स होते हैं, तो डेफिनेटली जो अपोजिट चार्ज आयन है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो उस क्लाउड का जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और एक बार अगर वो न्यूट्रलाइज हो गए पार्टिकल्स, तो वो चार्ज खत्म होने के बाद में दे विल नॉट बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ लार्ज और हैवी रेन, लार्ज ड्रॉपलेट है ना, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बनाएंगे जो हैवी होंगे और ग्रेविटी की वजह से वो रेनफॉल होने लग जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, आर्टिफिशियल रेन भी कराया जा सकता है कि जो क्लाउड से अगर बारिश नहीं हो रही है उस पर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर भी बारिश होने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन। इसके बाद में एक आता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है, आपने देखा होगा डेल्टास बनते हैं और डेल्टास मोस्टली वहां देखने को मिलते हैं
जहां रिवर और सी दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, वहां पर आपको डेल्टा देखने को मिलेंगे। अब डेल्टा की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, हम इसको यूं समझ सकते हैं। सपोज आप देखिए, दिस इज सी, ठीक है, सी वाटर है, इट इज फ्लोइंग हियर, तो ये यहाँ इस तरह से फ्लो कर रहा है सी वाटर। और हमें पता है कि जो सी वाटर है, इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन। तो ये इस तरह से चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इसमें सी वाटर के अंदर। अब यहां पर मान लीजिए सी वाटर में एक रिवर जो है वो यहां आकर के मर्ज हो रही है, ठीक है, और यहां पर रिवर का वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसमें आकर के मिल रहा है। अब रिवर वाटर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉरी सॉइल पार्टिकल्स हैं जो यहाँ नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। और सॉइल पार्टिकल क्योंकि रेगुलरली मूव करते जा रहे हैं रिवर में, तो दे गेन चार्ज आल्सो, तो वो उनपे भी वो भी चार्ज हो जाते हैं। तो अब जैसे ही वो चार्ज सॉइल पार्टिकल्स जो है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, सी वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में आयंस प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, इन सॉइल पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होंगे, तो क्योंकि अब तक सारे सॉइल पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट थे क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज था, और जैसे ही यहाँ इसके कांटेक्ट में आए सी वाटर के, वैसे ही उनका चार्ज डिस्चार्ज हो गया। तो चार्ज डिस्चार्ज होते ही क्या होगा, चार्ज डिस्चार्ज होते ही वो क्या होंगे, यहाँ पर कोगुलेट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक इस तरह से जहां पर मिलता है, मतलब सी वाटर और रिवर वाटर आपस में मिलता है, तो वहां पर ये इस तरह से एक डेल्टा की फॉर्मेशन कर देंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ सारा जो सॉइल है वो डिपोजिट होता जाएगा, और डिपोजिट होने से दिस पार्ट विल इमर्ज, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इमर्ज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इसी की एप्लीकेशन है। नंबर 3, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में देखिए इसमें क्या आता है हमारे पास में, दैट इज ओके, दैट इज दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, स्मॉक प्रेसिपिटेशन, ठीक है, स्मॉक प्रेसिपिटेशन, इसको ध्यान से समझना बेटा। स्मॉक प्रेसिपिटेशन जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए एक हम लोग डिवाइस यूज में लेते हैं जिसे कहते हैं क्वार्ट्रेल स्मॉक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है, और कुछ नहीं है, चार्ज प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर एक अरेंजमेंट होता है जहां पर चार्ज प्लेट्स मिलेंगी आपको। जैसे एक अरेंजमेंट बना देते हैं अपन इस तरह से, जस्ट नीचे की तरफ हमने एक अरेंजमेंट बना दिया है। एक्चुअली आपने सुना होगा चिमनी जो फैक्ट्रीज के अंदर ऊपर की तरफ लगाई जाती है, तो उसमें ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है कि ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगाई जाती हैं, ठीक है, यहां पर ये हाई वोल्टेज करंट यहां से पास किया जाता है, और ये प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं जो चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है। आपने क्या किया, यहां से आपने एक स्मोक को अंदर एंटर किया, ठीक है, स्मोक, डस्ट, ठीक है, और हार्मफुल गैसेस जो है वो यहां पर अंदर की तरफ एंटर हो रही है, जो फैक्ट्रीज के अंदर जनरेट होती है, ठीक है। वेन एवर दीज गैस और स्मोक और डस्ट पार्टिकल विल कम इन कॉन्टेक्ट विद दीज प्लेट, ये प्लेट जो है चार्ज प्लेट है, ठीक है। और ध्यान रखना, स्मोक जो है वो भी कोलाइडल पार्टिकल होता है, उस पर भी कोई ना कोई चार्ज होता है। तो जैसे ही वो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, कांटेक्ट में आते ही यहां पर उनका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो उस कंडीशन में यहां पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होते ही ये नीचे आकर के न्यूट्रल होकर के पार्टिकल्स नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो एयर है, मतलब ये पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक वगैरह तो यहां से रिमूव हो गई, और जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर वो यहां से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये जो हमने डिवाइस बनाया है, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर कहते हैं, क्वार्ट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं, जैसे सीवेज डिस्पोजल की बात करते हैं अपन, सीवेज डिस्पोजल। तो आप देखते हैं कि जो सीवरेज में जो वाटर की आगे पास होता है, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे डस्ट, सॉइल, मर्ड, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वहां पर वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट जो होता है, जहां पर इसको सीवेज को रिमूव किया जाता है, इंप्योरिटी को रिमूव किया जाता है, वाटर को प्योर किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि प्लेट्स लगी होती हैं, जैसे मैंने बताया इस तरह से प्लेट, तो इस तरह से वहां पर भी कुछ प्लेट्स लगी होती है मेटल की, जो चार्ज होती हैं, और जो सीवेज होता है इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो भी चार्ज होते हैं।
तो वेन एवर दे आर अलाउड टू पास थ्रू दोज प्लेट्स, जब उन प्लेट्स पर से उसको पास किया जाता है, तो क्योंकि ये चार्ज है तो ये क्या होती है, वहां जाकर के अपना चार्ज लूज कर देते हैं। जो इनके पार्टिकल्स है, सीवेज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अपना चार्ज जो है वो लूज कर देते हैं, और चार्ज लूज करने के बाद प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन से वो वहीं उन प्लेट्स के नीचे की तरफ डिपोजिट होने लग जाता है, और जो फ्रेश वाटर है विदाउट दैट पार्टिकल, वो वाटर आगे की तरफ फ्लो हो जाता है। तो इस तरह से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन वाला जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, वहां इसको प्योर किया जाता है। इसी तरह से जैसे ब्लड की अगर हम बात करें, तो हमारा जो ब्लड होता है, मतलब ब्लड के जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन है, वो भी चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कभी अगर मान लो ब्लीडिंग हो रही है किसी के, तो ब्लीडिंग होने पर एक पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं हिंदी में, उसको अगर अप्लाई किया जाए, या फिर कोई दूसरा आजकल सोल्स वगैरह काफी सारे आते हैं जो कि वहां पर अप्लाई किए जाते हैं, एक्चुअली उसमें भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पोटाश एलम की, तो पोटाश एलम क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो K2SO4 एंड Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, और H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में भी होते हैं, आई थिंक 24 होते हैं शायद। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, बट ये आयंस होते हैं आपके पास। K प्लस आयन होता है, SO4 2 माइनस आयन होता है, और Al3 प्लस आयन होते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम आयन होता है किसमें, पोटाश एलम में, फिटकरी में। तो वेन एवर यू अप्लाई दिस पोटाश एलम ऑन द सर्फेस वेयर देयर इज अ ब्लीडिंग, ठीक है, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या करता है, ब्लड का कोगुलेशन कर देता है, प्रेसिपिटेशन कर देता है। और जहां ब्लड की कोगुलेशन का मतलब क्लोटिंग होता है वहां पर। ठीक है, तो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, और क्लोटिंग होने से जहां से ब्लड फ्लो आउट हो रहा है, वहां पर वो अपने आप एक तरह से बैरियर का काम करता है, और उसको फ्लो को बंद कर देता है। तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। कुछ सिंपल और एप्लीकेशन दी हुई है, जो मेन एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा वाटर के प्योरिफिकेशन में भी इसको यूज करते हैं। इम्प्योरिटी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है जब आप उसमें पोटाश एलम को ऐड करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी में भी जो डेवलपर होता है, जिसमें वॉश किया जाता है फिल्म को, उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। खैर आजकल तो यूज नहीं किया जाता, पहले यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर इसको। ठीक है, रबर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो आज का तो खैर टाइम ओवर हो गया अपना।